हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अप टू 4 क्लासेस पर। तो फाइनली हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं 2024 का हिंदी का मॉडल पेपर, जिसमें मुद्रित प्रश्नों की संख्या 11 रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है और फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। फिर इसके बाद हम और आगे बात करते हैं। आपके पेपर में नोट दिया जाएगा। नोट में आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पर नोट में सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर आपको निर्देश को पढ़ना है। निर्देश को सबसे पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। निर्देश को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, जिसमें से खंड आ तथा खंड बा हैं। सभी प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ देने हैं और इसके बाद आपको कहना कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना करें। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, प्रश्न नंबर खंड आ के बारे में बात करेंगे, जो कि इस बार हमसे पेपर में 20 नंबर का खंड आ पूछा जाएगा। 20 नंबर के खंड आ प्रश्न, 20 नंबर के खंड आ में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि कवि प्रिया जो है किसकी रचना है। पहला प्रश्न मेरा है कि कवि प्रिया जो किसकी रचना है। तो कवि प्रिया, इसका सीधे हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। नंबर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कवि प्रिया जो है ये केशवदास जी की रचना है। कवि प्रिय किसकी रचना? कवि प्रिय केशवदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि जो शोक है, शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव है। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन रीतकाल का कवि बताना है। रीतकाल का कवि कौन है? तो भूषण जी जो हैं रीतकाल के कवि हैं। फिर स्टूडेंट हमसे प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक बताने। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 5 की परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक बताने हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हो जाएंगे लाला श्रीनिवास दास। और इसके बाद स्टूडेंट हम और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। तो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि छायावादी युग का लेखक जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है जो हमें बतानी है। तो छायावादी युग के लेखक जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी कामायनी को सही कर लेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि काला और बूढ़ा चांद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रचना, बहुत बार पूछे गए पेपर में कि काला और बूढ़ा चांद रचना के लेखक कौन है। तो काला और बूढ़ा चांद रचना के लेखक हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं मेरा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो महादेवी वर्मा जी को मयामा पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो इनमें से बिहारी जी जो हैं स्टूडेंट ये भक्तिकालीन कवि नहीं है। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये आदि काल की रचना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। सेवा सदन जो है स्टूडेंट ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। याद कर लेंगे इसको, पूरा का पूरा याद कर लेना। फिर अगला प्रश्न हमसे 13 कह रहा है कि बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे। तो बिहारी जी जो थे ये रीत काल के कवि थे। अगला प्रश्न नंबर मेरा 14 हमसे कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है कि अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिशाप शब्द में अभी उपसर्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई हुई। तो इसका तो सही हो जाएगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहा है कि तरनी तुंजा तटतमल तरुवर बौछाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो तरनी तुंजा तटतमल तरुवर बौछाई में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कि राम लखन सीता हृदय बसो सुरभूप पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें स्टूडेंट आपका छंद हो जाएगा दोहा छंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 मतलब प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि नील गाय में कौन सा समास है। तो नील गाय में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न
अब यहाँ से आपका खंड बा स्टार्ट होगा। खंड बा टोटल मिलाकर आपका 50 नंबर का खंड बा भी पूछा जाएगा। वो 20 नंबर का खंड आ था, ये 50 नंबर का खंड बा रहेगा। तो सबसे पहले हम खंड बा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश हमको दिए जाएंगे, इसमें से एक गद्यांश का हमको उत्तर देना है। तो जल्दी जल्दी से देख लेते, वो 2 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश है। पहला गद्यांश है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोर के तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही है। सोर के तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही है। ममता कैसी थी? ममता विधवा थी, उसका यौवन जो था वो सोर के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। इसकी विडंबना का कहाँ अंत था? अब इस प्रश्न से रिलेटेड हमसे 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है खंड पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। नंबर सी ऑप्शन का ममता कौन थी भाई और उसकी क्या स्थिति थी, है ना। इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपको 2 मौके दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 में से एक का उत्तर देना है। तो दूसरा हमसे कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। हम्म, हम्म। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और यह केवल नीति और सतीव्रति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारे देने वाले भाव के समान होगी, जो उसे उठाती जाएगी। तो इसको भी तैयार करके चले जाना, पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके चले जाना। 70 में से आपके 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गए। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, तो 80 से 85 नंबर यहीं से ही पक्के हो जाएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ और लेखक का नाम लिखना है। बा ऑप्शन कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। सा ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन का प्रभाव क्या पड़ता है ना। तो अब इसके बाद हमसे पूछा जाएगा एक पद्य पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो पद्य पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पद्य को पहले सही से पढ़ लेते हैं ना, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। पद्य को पहले सही से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है पद्य में हमसे कि निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। एक पहले पद्य को हल करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने। चरण कमल बंदा हरिराय, जाकी कृपा पाकु गिरी लंदे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तीन पाई। इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर सही से देना है। अब देखते हैं इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि प्रस्तुत पदांश के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य को भी स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना क्यों करना चाहते हैं, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। अगला बात करते हैं, अथवा करके दिया जाएगा इस बार। अथवा करके, मानुस हो तो वही रसखानी ब्रज गोकुल गाँव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चारु नित्य नंद की धेनु मझारन, पहान हो तो वही गिरी, जो जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसीरो मिले कालिंदो कोल कदम की डारन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रश्न पर आधारित हमसे 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, तो उनको भी देख लेते हैं। 3 प्रश्न कौन से। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्य की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। नंबर 2 ऑप्शन कह रहा है कि प्रस्तुत पद में कवि ने क्या कामना प्रकट की है, और ऑप्शन कह रहे हैं इस पद में कालिंदी कुल तथा पहन क्या है। तो इसका हमें सही से जवाब देना है और सही से उत्तर लिखना है। फिर अगला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे संस्कृत में स्टार्ट होगा। संस्कृत, एक संस्कृत का गद्य दिया जाएगा, एक संस्कृत पद्य दिया जाएगा, टोटल मिलाकर 5 नंबर का ये हमसे पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सो फाइनली अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थली अस्ति इति एवं वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसूत्रः। मुगलयुवराजे दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्, स तेषां ज्ञानेन तथा और आगे बात करते हैं प्रभाविताः अभवत्, यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादं पारसी भाषायां कारितः। तो इस तरह से पढ़ना है और यहाँ पर हमसे अनुवाद भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसका हमें अनुवाद करना है, इसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी में अनुवाद करो।
इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है और इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, दो में से एक का हिंदी में अनुवाद करना है, ये अथवा करके किया जाएगा कि मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कृतं महन्तं प्रयत्नं अकुर्वन्ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारं विचारं च आदर्शं तत्सर्वं अस्माकं संस्कृति। तो इस तरह से फाइनली आप लोगों को पढ़ लेना है और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आपका ये पद्य भी पूछा जाएगा, तो पद्य को पहले देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। 5 नंबर का आएगा। पहला कह रहा है कि अपतो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता आमुख स्फुटवक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। इसको पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर अथवा का चिन्ह लगा है, इसको कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका भी आंसर कर सकते हैं, जो हमसे इस तरह से कहेगा कि मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा नाचा सोचती और कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो अब देखिए आगे बात करते हैं। फाइनली यहाँ पर 10 नंबर के संस्कृत के गद्य पद पूछे जाएंगे और इस बार अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हमसे श्लोक भी पूछा जाएगा, जो कि श्लोक किस तरह से होगा कि मतलब कि आपके पेपर में श्लोक ना दिया गया हो कि प्रस्तुत पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का आएगा। और फिर प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2+2 मतलब 4 नंबर के संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हमसे पूछा जाएगा पेपर में कि चंद्रशेखर कासिद मतलब चंद्रशेखर कौन था। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछा जाएगा कि भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा जाएगा पदेन विना किम दोर्यति। चौथा प्रश्न हमसे पूछा जाएगा ज्ञान कुत्र संभवति। तो इस सबको तैयार करके चले जाना, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाना, पूरा पेपर ऐसा ही मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लेखक का जीवन परिचय पूछा गया है और जीवन परिचय देते हुए एक रचना का नाम लिखना है, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। आप लोग क्या करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करके चले जाना कवि में से। तो कवि में से इनका जीवन परिचय याद कर लेना, बस इतना ही काफ़ी। 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं लेखक के बारे में। तो लेखक में से आप लोगों को कवियों में से आप लोगों को यहाँ पर एक कवि का जीवन परिचय देते हुए 5 नंबर का पूछा जाएगा। महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना और बिहारी और महादेव वर्मा, इनमें से एक आपको मिल जाएगा पेपर में। फिर और हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर निबंध भी हमसे पूछे जाएंगे। निबंध में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है, 9 नंबर का निबंध आता है पेपर में। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप और जनसंख्या वृद्धि की समस्या, प्रदूषण की समस्या समाधान, इनमें से एक आपको जरूर पेपर में मिलेगा। एक ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर मतलब कि 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या करें अपने खुद यानी कि ज़िले बाय ज़िले के हिसाब से पूछे जाते हैं। 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 9 है कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो फाइनली आप किसी भी ज़िले से आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं कि मेरे में कौन सा स्वपठित खंड काव्य आएगा, तो वो आपको बता देगा। जो आपका टीचर जो होगा, क्लास टीचर जो होगा, वो आपको बता देगा कि बेटा ये इसको याद कर लेना, ये आपके पेपर में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कौन कौन से तैयार करके जाने हैं, तो उनको पहले हम बता देते हैं। तो पहला है कि ज्योति जवाहर को याद कर लेना कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए और ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें से एक का आंसर देना है, या फिर अगर आपको इसका याद है या फिर इसका याद है ना, तो एक का आंसर देना है। और आगे बढ़ते हैं, खा नंबर को देख लेते हैं। खा नंबर हमसे क्या कह रहा है, खा नंबर हमसे कह रहा है कि अग्र पूजा के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए और अग्र पूजा खंड काव्य की द्वितीय सर्ग की कथा विस्तु संक्षेप में लिखिए। 2 में से एक का संक्षेप में लिखना आंसर। तो फाइनली अब हम बढ़ते हैं आगे, गा की ओर बढ़ते हैं। गा नंबर को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण करना है। और 2 ऑप्शन कह रहे हैं कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के 5म सर्ग की कथा विस्तु संक्षेप में लिखनी है। तो एक आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा, कोई एक आंसर आप लोगों को जरूर लिख देना है, एक आंसर लिखना, ज़्यादा नहीं। घा ऑप्शन कह रहा है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हैं कि जय सुभाष
खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक अपने संक्षेप में लिखना है। तो फाइनली अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर हमसे देखिए क्या करा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखनी है। तो और हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब 6 नंबर कह रहे हैं कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको ये इसका आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हैं कि तुमुल खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो फाइनली आपका मॉडल पेपर पूरा का पूरा 2024 का मॉडल पेपर था, जो इस बार 2024 में पूछा जाएगा। तो फाइनली आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।